हेलो बच्चों, गुड नाइट। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज आपको पढ़ाएंगे हम इनकम टैक्स बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आपका बीकॉम इनकम टैक्स का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में इसके पहले जो वीडियो बनाया था, आधा उसमें है आधा इसमें है। आइए देखिए, इसमें कुछ डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में आपके सिलेबस से कुछ परिभाषा पूछी जाती है। इनकम टैक्स में कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इनके बारे में जानिए। पहली परिभाषा आती है इनकम। इनकम किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए, पूछा जाए कि इनकम किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, हमने लिखा अंग्रेजी में है, देखिए आपको हम हिंदी में बताते रहेंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं या जो हिंदी वाले हैं दोनों पढ़ सकते हैं, इसको हम हिंदी में बताते रहेंगे। देखिए, आय, इनकम, आय किसे कहते हैं? आयकर अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में आय की कोई डिफिनेशन नहीं दी गई है, कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। बस ये बता दिया गया है कि इनकम में क्या क्या शामिल होगा। देखिए, आय में क्या क्या शामिल होगा। पहला, प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट कैसे होता है? आपको कुछ आप सेल करते हैं, जब परचेज करके सेल करते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट है तो आपका इनकम माना जाएगा, प्रॉफिट हो या गेन हो। गेन कब बोलते हैं? जैसे आपकी कोई कैपिटल सेट है, आप कैपिटल सेट जब सेल करते हैं तो वहां भी कुछ गेन होता है, वो क्या हो जाता है? आपका इनकम हो जाता है। डिविडेंड, डिविडेंड माने क्या होता है? लाभांश, हिंदी में कहते हैं लाभांश। आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है तो जो उस शेयर पर आपको कंपनी से लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो आपका इनकम माना जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है परक्विजिट। परक्विजिट माने क्या होता है? अनुलाभ, हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। यह अनुलाभ क्या होता है? आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है, आपका जो नियोक्ता है, आपको कुछ सुविधाएं देता है। भाई सैलरी तो देता ही दे, जो वेतन दे रहा है, वेतन के अलावा आपको कुछ फैसिलिटी देता है। जिससे मान लीजिए आपको रहने के लिए उसने मकान दे दिया, आपको आने जाने के लिए कार दे दिया। ये जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी का जो मूल्य होता है उसे कहते हैं अनुलाभ, परक्विजिट। ये भी आपका इनकम माना जाएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी में क्या होता है? ऐच्छिक, अपनी इच्छा से अंशदान। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन माने शिक्षण संस्थान, कोई शैक्षिक संस्था है, ट्रस्ट है, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध संस्थाएं हैं। ये जो संस्थाएं होती हैं, अगर ये संस्था किसी से कंट्रीब्यूशन ले रही हैं, अनुदान ले रही हैं, अंशदान, ध्यान दीजिए, कोई शैक्षिक संस्था, कोई कॉलेज है, कोई वैज्ञानिक शोध संस्था है, कोई ट्रस्ट है, ये लोग अगर किसी से अनुदान ले रही हैं तो उसे भी इनका इनकम माना जाएगा। एक बार फिर बता दें आपको, आयकर अधिनियम में इनकम की कोई परिभाषा नहीं दी गई, ये नहीं बताया व्हाट इज डिफिनेशन, लेकिन बस इतना बता दिया गया कि आयकर इनकम में क्या क्या शामिल है, व्हाट इंक्लूड इन इनकम। देखिए, अब पांचवें पाइए, पांचवें पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर आपने लॉटरी जीता है, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल से जीता है, गैम्बलिंग, जुआ से जीता है, माने कोई भी हार जीत वाला मैटर हो, जहां पर आपने कोई शर्त लगाया, आप जीत गए। जुआ, लॉटरी या और कोई शर्त वाली बात होती है, जहां कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, केवल शर्त लगा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जीतेगा, ऐसा हुआ तो तुम जीतोगे। तो जहां हार जीत वाले में अगर कोई आपने अमाउंट जीता है, वो जीत की राशि आपकी इनकम मानी जाएगी। अब छठवां पॉइंट पाइए, कंसीडरेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर। जो आपने अंश जारी किया, उसका जो प्रतिफल मिला, एक्सीडिंग फेयर मार्केट वैल्यू, माने जिस दिन शेयर कंपनी ने इशू किया, जिस दिन कंपनी ने शेयर इशू किया, उस दिन जो मार्केट वैल्यू था, मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा उसका इशू प्राइस है। फिर सुनिए, इशू प्राइस एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे रिलायंस कंपनी कोई शेयर आज 100 रुपए में बेच रही है और फेयर मार्केट वैल्यू उसका 80 रुपए है,
तो फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए है और इशू प्राइस 100 रुपए है, तो 80 और 100 का डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपए। ये 20 रुपए कंपनी का इनकम माना जाएगा। तो आपने क्या देखा? कंसिडरेशन इशू ऑफ शेयर एक्सीडिंग फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। इसका अर्थ क्या होगा? मैंने कोई असेट किसी को बेचने के लिए हमने कोई एडवांस लिया। तो यहाँ गांव देहात में आप भी कहीं कुछ लोग इसको कहते हैं ना, वो बयाना। बयाना का नाम सुना है आपने, या नजराना? बयाना। तो कुछ कोई संपत्ति बेचने के लिए हमने किसी से एडवांस लिया। जैसे मान लिया मैंने अपना बिल्डिंग बेचना था, तो बिल्डिंग बेचने के लिए किसी से 10 लाख का बिल्डिंग बेचना है, वो 50,000 मुझे एडवांस देके चला गया, भैया 50,000 एडवांस ले लीजिए। कुछ दिन बाद पता लगी वो बिल्डिंग नहीं लेगा, बिल्डिंग लेने से मना कर दिया, तो जो एडवांस दिया था वापस थोड़े करेंगे, उसे मैंने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। तो जो मैंने उसका एडवांस जब्त कर लिया वो भी मेरा क्या हो जाएगा? इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट 8वां देखिए, सब्सिडी एंड ग्रांट। जो सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलती है, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से कभी कभी सब्सिडी मिलती है। भाई कुछ बिजनेस ऐसी होती है जहां सरकार से सब्सिडी मिलती है। आज भी कुछ भारत में जो पिछड़ा इलाका है, उस पिछड़े इलाके में अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो सरकार आपको कुछ अनुदान देती है, ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है कि चल भाई तू अगर 50 लाख की मशीन खरीदता है तो चल 40 लाख मैं दे रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है? जो सरकार से आपको ग्रांट मिला, जो सब्सिडी मिली, और सरकार से मिली हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, किसी से मिल जाए, या लोकल अथॉरिटी से मिली हो, या फिर एनी अथॉरिटी या किसी और संस्था से आपको कोई ग्रांट मिला है, सब्सिडी मिला है, दैट इज योर इनकम, वो आपका इनकम माना जाएगा। या और कोई से सब्सिडी मिलती है लोगों को बिजनेस करने के लिए, सरकार बिजनेस करने वालों को कुछ सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी उनका इनकम माना जाएगा। 9वां पॉइंट देखिए, एनी सम रिसीव्ड। सम मीन्स क्या हो गया? कोई धन प्राप्त किया हो बाय एसएससी, करदाता। एसएससी कौन होता है? जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। जैसे मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है तो मैं एसएससी हूं, और अगर एसएससी ने कोई धन प्राप्त किया टू कंट्रीब्यूट, जमा करने के लिए, कहा? टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वो जानते हैं आपका, भविष्य निधि हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं प्रोविडेंट फंड को। आर एनी वेलफेयर फंड माने कल्याण कोष, वेलफेयर फंड्स को कल्याण कोष कहते हैं। एस्टेब्लिश्ड जो स्थापित किया गया है, फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। इसको पूरा समझा दें। जैसे हमारी कोई कंपनी चल रही है, हमारा बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? कर्मचारियों के वेतन से कुछ काट कर उनका फंड बोनस बनाते हैं। भैया कि कोई फंड, प्रोविडेंट फंड बना दिया और या वेलफेयर फंड बना दिया, तो जो कर्मचारी हमारा नौकरी कर रहा है उसके वेतन से 10% काटा और 10% अपना मिला करके उस फंड में जमा करते थे। वो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो सारा पैसा निकाल के कर्मचारी को देते हैं। यहाँ पर सरकार ने एक प्रॉब्लम कर दिया कि हमने कर्मचारी से जो पैसा उसके सैलरी से जो काट लिया उस फंड में जमा करने के लिए, उसको भी सरकार ने मेरा इनकम मान लिया और उस पर सरकार टैक्स लगा देती है। अगला 10वां, सम ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी का जो पैसा होता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा, उसमें भी जो पैसा जमा हो रहा है वो मेरा इनकम माना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए जमा नहीं हो रहा है, सिर्फ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। में थोड़ा गलत बोल गया। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जब पूरा होती है, तो आपने LIC कराया है, जब वो LIC आपका पूरा हो जाता है, मेच्योरिटी हो जाती है, उससे पैसा आपको मिलता है। तो ये जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा तो आपका वो भी आपका इनकम माना जाएगा। लेकिन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है उसको तीन हेड में डालते हैं। ध्यान दीजिए, या तो PDBP में जाएगा। PDBP में क्या हो गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो सैलरी माना जाएगा या तो अदर सोर्स में जाएगा। अब जानिए कब ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, कब ये अदर सोर्स में जाएगा, कब ये सैलरी में जाएगा। तीनों ध्यान दीजिए। अगर ये पैसा
अगर ये पैसा आपका जो क्यूएन से पास है बिजनेसमैन को मिला है, जिससे आप हमारा बिजनेस चला है, हमें कर्मचारियों की जो क्यूएन पॉलिसी थी उससे जो पैसा मिला है तो वो चला जाएगा बिजनेस में। अगर हम नौकरी कर रहे हैं वहां से मुझे मिला है तब ये जाएगा सैलरी में, और अगर और किसी को मिला है तब ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आइए, असेट्स रिसीव्ड, संपत्ति प्राप्त किया, विथ कंसिडरेशन, सॉरी विदाउट कंसिडरेशन, ये थोड़ा गलत हो गया। असेट्स रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, आपने किसी से कोई संपत्ति लिया या कैश ले लिया जिसको विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना प्रतिफल के, आपने कुछ काम नहीं किया, उसे कुछ संपत्ति नहीं बेची, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, आपने कोई गुड्स नहीं सेल किया है, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में आपने किसी से असेट्स ले लिया तो, या रुपया ले लिया, पैसा ले लिया, वो भी आपका इनकम माना जाएगा। अब देखिए, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ध्यान दीजिए, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इसका अर्थ क्या होता है कि अपर्याप्त प्रतिफल। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख की असेट लिया और आपने सिर्फ उसे 80,000 दिया, तो भी ध्यान दीजिए आपने 1 लाख के सेट लिया, केवल आपने 80,000 दिया, तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपका इनकम माना जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका हिंदी क्या होगा कि नौकरी छोड़ने के बदले में एम्प्लॉयर से कभी कभी कुछ कंपेंसेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, अब इस कोरोना काल में तमाम कंपनियां मंदी में चली गई, कंपनी बंद है, उसका इनकम कम है, तो कुछ कर्मचारियों को छांट देती है, निकाल देती हैं। जब कर्मचारियों को निकालती हैं तो उनको 10 लाख 15 लाख कुछ पैसा दे के निकालती हैं। तो नौकरी छोड़ने के बदले में कुछ पैसा अगर मिलता है कर्मचारी को, तो जिसको मिलता है वो इसकी इनकम माना जाएगा। अब यहां देखिए, ये हो गया फेयर मार्केट वैल्यू, FMV माने क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या हो गया, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल से। इसको हिंदी बता दें, अगर आपके पास कोई माल पड़ा है, आपने उसे कैपिटल असेट मान लिया, तो जिस दिन अपने गुड्स को आपने कैपिटल असेट मान लिया, पूंजी संपत्ति मान लिया, उस दिन उसका जो उचित बाजार मूल्य होगा वो आपका इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आइए देखते हैं, ये तो बताया मैंने आपको इनकम क्या है, आय क्या है। आय का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला देखिए, नेक्स्ट परिभाषा कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। कैजुअल इनकम क्या होता है, आकस्मिक आय। आकस्मिक आय, ये आकस्मिक आय क्या होती है, देखिए इसके बारे में देखिए क्या होता है। कुछ इनकम ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, नॉन स्टिपुलेटेड होती है, माने उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई निश्चित नहीं था कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ फिक्स नहीं था। ऐसे इनकम को क्या कहते हैं, हम कैजुअल इनकम कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी क्या खासियत है, एक्सीडेंटल। जो एक्सीडेंटल इनकम है माने अचानक मिल गया, भाई एक्सीडेंट क्या होता है, कोई जानबूझ थोड़ी करता है क्या, अचानक मिल जाता है, उसे कहते हैं कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। दूसरा होता है विदाउट स्टिपुलेटेड, अनएक्सपेक्टेड। इसका क्या होगा, उसका कितना मिलना है कुछ निश्चित नहीं था, उम्मीद नहीं थी। विनिंग में क्या होता है, जो जीत की राशि होती है, जितना भी जीत की राशि होती है, जहां हार जीत की बात होती है, जहां शर्त लगाया जाता है, लॉटरी हुआ, जुआ हुआ, क्रॉसवर्ड पजिश हुआ, हॉर्स रेस हुआ, माने जो जहां जीत हार की बात होती है, वो जहां जितना राशि जीतते हैं वहां हमने कोई बिजनेस नहीं किया, क्यों जीत लिया, वो क्या हो गया, हमारा कैजुअल इनकम हो गया। इसी बार ये भारत का अब ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है,
हमने अपने किसी दोस्त से बाजी लगा दिया, अगर भारत जीतेगा तो तुम मुझे 10 लाख दोगे, अगर भारत हारेगा तो हम तुमको 10 लाख देंगे। अब यहां देखिए, ये सिर्फ शर्त लगी है, इस शर्त से जो जीता जाता है इसे कहते हैं कैजुअल इनकम, हिंदी में कहते हैं आकस्मिक आय। अभी देखिए, एक्सेप्शन ऑफ कैजुअल इनकम। अब आकस्मिक आय के कुछ अपवाद हैं भाई, कुछ ऐसे इनकम हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे भी, फिर भी वो कैजुअल इनकम नहीं माने जाते। एक्सेप्शन देखिए, अपवाद देखिए, पहला क्या है, बिजनेस प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। भाई बिजनेस में, प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो अचानक होते हैं, मुझे पता नहीं था वो इनकम हो जाएगा, फिर भी इनकम हो जाता है। लेकिन जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं वहां अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाती है, आकस्मिक आय हो जाती है, तो उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा, उसे आकस्मिक आय नहीं माना जाएगा। फिर देखिए ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। देखिए एक और होता है ऑक्यूपेशन, जिससे आप कहीं होटल में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको टिप्स मिलता है, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई कहीं कहीं टिप्स मिल जाता है, कुछ अमीर लोग आए, आपने उसकी सेवा किया, वो आपको कुछ टिप्स देकर चले गए, वो भी तो आकस्मिक आय है, लेकिन उसे आकस्मिक आय न मानकर बिजनेस का इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं, सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला देखिए, फिर दिया है गिफ्ट। जो गिफ्ट मिलता है, आपके बर्थडे पार्टी गिफ्ट मिलता है, वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट मिलता है, शादी के मौके पर गिफ्ट मिलता है, ये जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी क्या एक्सपेक्टेड होते हैं, एक तरह से आपको अनएक्सपेक्टेड है, कोई उम्मीद नहीं है भाई, पता थोड़े है कि मामा जी गिफ्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन गिफ्ट मिल गया, किसी दोस्त मिल गया, किसी सास मिल गया, तो जो गिफ्ट मिला है एक गिफ्ट भी आपका इनकम माना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, गिफ्ट में भी कुछ छूट है, आगे हम पढ़ाएंगे जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा बता दें, अगर गिफ्ट आपने किसी रिलेटिव से लिया है, रिलेटिव में क्या हुआ, रिलेटिव तो भाई से लिया, बहन से लिया, मामा से लिया, चाचा से लिया, बुआ से लिया, बहन से लिया, ये जो अपने रिलेटिव हैं इनसे अगर कोई गिफ्ट लिया है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, गिफ्ट टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन अदर कोई गिफ्ट है तो उस पर टैक्स लग जाता है। नहीं देखिए, मेंटेनेंस अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस, अलाउंस में भत्ता होता है ना, फ्रॉम हस्बैंड, पति से जो आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है, माने खर्च अपना जीने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो भी आपका इनकम माना जाए। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई से औरत है, अब हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता है, कभी कभी ऐसा मैटर होता है ना, कोर्ट में केस चला गया, पति पर वो लग जाता है और कि आपको कुछ पैसा हर महीने अपनी वाइफ को दिया करिए, तो जो ये पति अपनी पत्नी को जो पैसे दे रहा है हर महीने खर्च चलाने के लिए, तलाक नहीं दे रहा है ना, तो वहां भी मैटर फंसा रहता है कि जो पत्नी को पति से जो पैसे मिल रहे हैं खर्च चलाने के लिए और अलग रहती है पति से, तो उस भी पत्नी का इनकम माना जाएगा। तो आपने देखा कि ये इनकम क्या है और आकस्मिक आय क्या है, आकस्मिक आय का एक्सेप्शन क्या है। देखिए और परिभाषा देखते हैं, जिसे असेसी, असेसी करदाता, करदाता किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसमें 4 विशेषताएं हो, इन 4 व्यक्तियों को करदाता कहा जाएगा। नंबर 1, हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो व्यक्ति टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है, ऑन हिज इनकम, अपनी इनकम पर, जो व्यक्ति अपनी आय पर टैक्स चुकाने के लिए लायबल है, जिम्मेदार है, वो असेसी माना जाएगा, वो करदाता माना जाएगा। और इनकम ऑफ अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति की आय पर टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है। फिर सुनिए, करदाता कौन है, करदाता हर वह व्यक्ति है जो अपनी आय पर टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है या किसी और की आय पर टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ किसी और की आय पर टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार है, सोचिए, जैसे हमारे पिताजी, अब वो इनका बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, कुछ भी करते थे, पिताजी की आय थी, अब टैक्स चुकाने की बारी आई तो पिताजी एक्सपायर हो गए, तो अब उनकी आय पर टैक्स मुझे देना पड़ेगा। आप समझ गए ना, किसी और की आय पर कोई दूसरा व्यक्ति टैक्स चुकाने में जिम्मेदार है तो वो भी क्या है,
करदाता है। नेक्स्ट देखिए, लायबल टू पे, लायबल टू पे liable to pay interest, penalty, etc. अंडर दिस एक्ट। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति इस दिस एक्ट में क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति पेनाल्टी, कोई पेनाल्टी चुकाने के लिए जिम्मेदार है या इंटरेस्ट, ब्याज के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, अभी आपने किसी कानून पालन नहीं किया, इनकम टैक्स में किसी कानून का पालन नहीं किया, आयकर जमा करने में देर किया, इनकम टैक्स के जो प्रावधान उसमें आपने कोई गलती किया तो आप पर पेनाल्टी लग जाती है या आप पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो आप अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अगर आप इंटरेस्ट चुकाने के लिए लायबल हैं, जिम्मेदार हैं, या फाइन लग गया, आप पर पेनाल्टी लग गई, तब भी आपको करदाता माना जाएगा। अब देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग, ध्यान दीजिए, प्रोसीडिंग माने क्या हुआ, कार्यवाही, प्रोसीडिंग माने कार्यवाही, हैज बीन टेकन माने फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम। इसे हम हिंदी बताते हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम में कोई भी कार्यवाही शुरू कर दी गई, अभी टैक्स लगा नहीं है, अभी ये निश्चित नहीं वो टैक्स देगा, बस टैक्स लगाने की कार्यवाही शुरू हो गई तो उसे करदाता मान लिया जाता है। नेक्स्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, त्रुटि में करदाता, डीम्ड असेसी, माना गया करदाता। आगे हम बताएंगे ये असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है और डीम्ड असेसी क्या होता है। दो और होते हैं, ये भी करदाता माने जाते हैं, इनके बारे में देखिए। अब इसको लास्ट बताते हैं कि असेसी क्या होता है, असेसी इन डिफॉल्ट क्या है और डीम्ड असेसी क्या है। माने चूक में करदाता, हिंदी जान लीजिए, असेसी इन डिफॉल्ट का अर्थ क्या हो, चूक में करदाता। अभी इसके बारे में डिटेल बताएंगे हम। और फिर डीम्ड असेसी, माना गया करदाता, अभी इसके बारे में डिटेल बताएंगे हम। आइए देखते हैं पर्सन, आयकर के अंतर्गत पर्सन किसे कहते हैं, व्यक्ति किसे कहते हैं। परीक्षा में आ जाए थ्योरी लिखने के लिए, आयकर अधिनियम में व्यक्ति किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए। पर्सन कौन है, इंडिविजुअल माने एक व्यक्ति। यहाँ इंडिविजुअल में क्या हुआ, जो नेचुरल पर्सन है, स्त्री पुरुष बच्चे, जो भी नेचुरल पर्सन है उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे हिंदी में कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। जो परिवार है वो भी आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति माना जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए हम 5 भाई हैं, पांचों एक फैमिली बिजनेस है, कोई फैमिली बिजनेस है, कोई दुकान चल रही है, पांचों भाई मिल चला रहे हैं ना, तो पूरे परिवार की दुकान है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा तो पूरे परिवार पर फैमिली इनकम माना जाएगा, पूरे परिवार वाले मिलकर टैक्स देंगे। तो वहां जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो भी करदाता माना जाएगा। फर्म, फर्म माने क्या होता है, जिसमें पार्टनर्स होते हैं। जब कोई कुछ पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फर्म। फर्म को भी एक करदाता माना जाता है। भाई फर्म पर जब टैक्स लगता है तो हर पार्टनर्स पर टैक्स नहीं लगता है, सारे पार्टनर को मिला करके ग्रुप में, समूह ग्रुप में टैक्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्म। AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हिंदी में कहते हैं व्यक्तियों का समूह और व्यक्तियों का संघ। ये जो व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों का संघ होता है, उनको भी आयकर अधिनियम में करदाता माना गया है। लोकल अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी क्या हो गई, वो जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना, ये लोकल अथॉरिटी होती है। ये जो लोकल अथॉरिटी है वो भी आयकर अधिनियम में करदाता, वो व्यक्ति माना जाता है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कृत्रिम न्यायी व्यक्ति। 7वां पॉइंट है कृत्रिम न्यायी व्यक्ति। एक कृत्रिम न्यायी व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, या कोई आइडल मूर्ति बैठा दी गई, ऐसा जो इनकम है, कॉलेज को क्या माना जाता है, कॉलेज को आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना जाता है। या फिर मंदिर, या इनको क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना जाता है।
एनीवन बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी। एनीवन कोई भी संस्था हो, अगर अन्य कोई संस्था है, अगर सीबीडीटी ने ये बोल दिया हाँ इसे व्यक्ति माना जाएगा, तो आयकर इनकम टैक्स लगाने के लिए उसे व्यक्ति मान लिया। उसे कोई कंपनी चल रही है या कोई बिजनेस चल रहा है, अब सीबीडीटी ने, ये सीबीडीटी क्या होती है, सीबीडीटी ने ये बोल दिया कि इसको व्यक्ति माना जाएगा, सिर्फ इनकम टैक्स लगाने के लिए उसे व्यक्ति हम मान लेंगे। जैसे किसी की दुकान चल रही है, छोटी छोटी दुकान है, अब सीबीडीटी ने बता दिया कि इस तरीके से जो बिजनेस करेगा ऐसे बिजनेस को पर्सन माना जाएगा, तो आप उसे पर्सन मान लेंगे। ध्यान दीजिए सीबीडीटी क्या होती है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये कुछ अधिकारियों का ग्रुप होता है जो आयकर संबंधी कानून देखते हैं। अब देखिए ये आप समझिए पर्सन क्या होता है। अब ये बताया करदाता कौन है और व्यक्ति कौन है। फिर देखिए टैक्सेशन इन द सेम ईयर, एक्सेप्शन ऑफ असेसमेंट ईयर। परीक्षा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जहां कर निर्धारण वर्ष में टैक्स लगाते हैं, वहां कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष एक ही हो जाता है, माने जिस साल कमाया उसी साल टैक्स लगाया। फिर सुनिए नॉर्मल नियम क्या है कि एक साल कमाते हैं अगले साल टैक्स चुकाते हैं। भाई नियम तो ये है कि जो 2021-22 में कमाया वो 2022-23 में टैक्स चुकाएगा। लेकिन जिस साल, ध्यान दीजिए, जिस साल हम आय कमाते हैं उसे कहते हैं गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स चुकाते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। एक साल कमाते हैं अगले साल टैक्स चुकाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि सरकार कहती है भैया तू जिस साल कमाया उसी साल टैक्स चुकाओ, नेक्स्ट ईयर नहीं देंगे। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, परीक्षा में कैसे पूछेगा, गत वर्ष का नहीं, कर निर्धारण वर्ष का अपवाद क्या है, कर निर्धारण वर्ष का अपवाद क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ असेसमेंट ईयर। या ऐसे पूछ सकता है वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिस साल व्यक्ति कमाता है उसी साल टैक्स चुकाता है। देखिए नंबर 1 शिपिंग बिजनेस बाई एनआरआई। इस शिपिंग बिजनेस बाई एनआरआई, एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। कोई विदेशी नागरिक है जो यहाँ का निवासी नहीं है और हमारे भारत से आता है, भारत से शिपिंग बिजनेस करता है, अर्थात अपने वो जहाज चलाता है, यहाँ से यात्री ले ढोता है, यहाँ से माल ढोता है, या अदर कुछ जो भाड़ा लेता है, मैं जहाज से माल ढोता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बदले में भाड़ा लेता है। अब सोचिए वो विदेशी है, यहाँ का निवासी तो है नहीं, यहाँ से आए व्यक्तियों को लाद कर लेके गया, उनसे भाड़ा ले लिया। अब उसको अगर हमने कहा जाए कि भैया तू अगले साल टैक्स चुकाना, तो क्या फिर मिलेगा? ऐसे करने से सरकार क्या करती है कि अगर कोई विदेशी नागरिक है, यहाँ का निवासी नहीं है, अनिवासी है, अगर अनिवासी व्यक्ति कोई जहाजी बिजनेस करता है तो उससे सरकार कहती है भैया तुमने जितना भाड़ा पाया उस फ्रेट का, उस भाड़े का 7.5% तुम्हारा इनकम मान लिया जाए। याद रखिए 7.5% ऑफ फ्रेट विल बी ट्रीटेड एज टोटल इनकम। नेक्स्ट देखिए पर्सन लिविंग इंडिया, कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है, पर्सन लिविंग इंडिया, जो व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और उसको निकट भविष्य में जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं है, तो वहां भी सरकार क्या करती है कि तुमने जो कमाया उस पर तू इसी साल टैक्स चुका दे, इसी बात तू भारत से बाहर जा सकता है। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। इसका अर्थ क्या हुआ, टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, बेचना। आप पास कोई प्रॉपर्टी है, आपका इरादा टैक्स से बचना है, आप सिर्फ टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है कि जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर जो इनकम होगा उसी साल टैक्स ले लेगी जिस साल आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू बिजनेस, कोई आपका बिजनेस है जो अब बिल्कुल बंद होने जा रहा है, शायद कोई कंपनी है अब वो बंद हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर कंपनी नहीं चलेगी, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जिस साल आपका बिजनेस बंद हो रहा है उसी साल
आपकी इनकम पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो आपने क्या देखा, ये जो 4 एक्सेप्शन है, इस 4 कंडीशन में आप जिस साल कमाते हैं उसी साल टैक्स चुकाना पड़ता है, आपको असेसमेंट ईयर नहीं देखा जाता है, एक्सेप्शन ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट आइए देखिए, ये पैन क्या होता है। पैन का नाम बहुत सुना आपने, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कर निर्धारण अधिकारी जो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है वो जारी करता है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपकी पहचान के लिए। जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर है आपके नाम से, अगर वो नंबर से लोग आप पहचानते हैं भैया ये नंबर किसका है, फोन लगाने वाले मोबाइल नंबर से पहचानते हैं कि नंबर है किसका, किस आदमी का है। उसी प्रकार पैन नंबर होता है, पैन नंबर से आदमी की पहचान की जाती है, आदमी कौन है, कहाँ का है। तो ये पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाई असेसिंग ऑफिसर। इसका हिंदी बता दें, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक पहचान संख्या जारी की जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्ति को एक पहचान संख्या जारी की जाती है, माने उस संख्या के आधार पर पहचाना जाएगा ये कौन है, कहाँ के हैं। नेक्स्ट फॉर्म 49B, आपको अगर पैन चाहिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए आप फॉर्म 49B 49B इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात सुनिए, अगर एक बार आपको पैन जारी हो गया, पैन नंबर मिल गया, तो सरकार ने एक बाउंड्री लगा दिया है कि इनकम टैक्स का जितना भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आप सरकार को माने अप्लाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स जो भी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो वहां आपका पैन नंबर होना चाहिए। आप कोई डॉक्यूमेंट भेजे इनकम टैक्स में, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस पर आपका पैन नंबर लिखा होना चाहिए। आप माने टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो वहां भी आपका पैन नंबर लिखा जाएगा। आप कोई चालान भेज रहे हैं इनकम टैक्स में, हम अदर डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई चालान भेज कर रहे हैं, कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजे, तो वहां आपका पैन नंबर लिखा होना चाहिए। पैन नंबर कोट करना कंपलसरी होता है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में सरकार ने एक नियम निकाल दिया है, अगर पैन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर से भी काम चला सकते हैं। देखिए अब फिर आइए, ये टैन क्या होता है, TAN टैन और TCN ये क्या होता है। देखिए ये देखिए टैन क्या होता है, टैन टैन मीन्स क्या होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और TCN क्या होता है, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये 2 नंबर आए, अभी तो पैन नंबर था, पैन नंबर के बाद आपका एक नंबर और आ गया, 2 नंबर और आ गए, एक टैन हो गया, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये किसको चाहिए, ये भी असेसिंग ऑफिसर जारी करता है, जो कर निर्धारण अधिकारी होता है, उसको भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर दे देगा, टैन या फिर TCN। अब बड़ा कंफ्यूजन है ना, जब पैन था तो इसकी क्या आवश्यकता थी। याद रखिए, कुछ लोगों के लिए सरकार ने TDS काटना कंपलसरी कर दिया है। जिनको TDS काटने के लिए सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि आप यहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी देते समय उनकी सैलरी में से टैक्स काट लीजिए, TDS काटने के लिए जो लाइबल है उनको आवश्यकता है टैन और TCN की। आप सुनिए, देखिए ये कब जारी करना आपको, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति हु इज लाइबल फॉर TDS और TCS, जो व्यक्ति TDS या TCS काटने के लिए जिम्मेदार है उसको टैन या TCN रखना कंपलसरी है। सेल अप्लाई करेगा डुप्लीकेट इन फॉर्म 49B विद इन 1 मंथ, 1 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ TDS। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति TDS काटेगा, TDS जिस महीने में काटा उस महीने के बाद 1 महीने के अंदर उसके पास TCN और TCN के लिए, फिर सुनिए, जैसे आज हमने फरवरी में TDS काट लिया, तो हमारे लिए सरकार ने कहा गया कि फरवरी समाप्त होने के बाद अगले महीने में हमको 1 महीने के अंदर इसके लिए अप्लाई करना है। जिस महीने में TDS काटा, TCN काटा, उस महीने के समाप्त होने के बाद
1 महीने के अंदर आपको टीसीएन या 10 के लिए असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके आपने देखा असेसी कौन है, पर्सन कौन है, और ये टीसीएन क्या होता है, पैन क्या होता है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरा मोबाइल नंबर रखिए, मोबाइल नंबर से फोन करके पूछिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपके कमेंट का, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लीजिए। नाइन 451963464। आप इस पे फोन करिए। फोन करिए, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये भी तो आपका पहला पार्ट था, जो बीकॉम का जो इनकम टैक्स चलता है बीकॉम में, उसका पहला पार्ट का 2 वीडियो बनाया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपका पहला पार्ट हुआ, लेसन हुआ। नेक्स्ट लेसन के लिए आप देखिए हमारा लेक्चर नंबर 3। इसके बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।